नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। वर्तमान काल में प्रतियोगी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है आधुनिक काल के लिए। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल पर लिखा है। उसके बाद आधुनिक काल में केवल छायावाद तक वह लिख पाए, उसके बाद उनकी पुस्तक समाप्त हो जाती है। बस उसी आधुनिक काल की तैयारी के लिए हमें रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह को पढ़ना है। बच्चन सिंह यूपी टीजीटी पीजीटी वाले विद्यार्थी है, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से काफ़ी उपयोगी है, लेकिन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बुक नेट और सभी परीक्षाओं के लिए आधुनिक काल की तैयारी के लिए विशेष महत्व रखती है। भारतेंदु काल में हम पहुंच गए थे। आज का हमारा प्रकरण रहेगा भारतेंदु मंडल। ठीक है, भारतेंदु मंडल के विषय में हम जानेंगे। भारतेंदु युगीन द्वैत प्रक्रिया भारतेंदु युगीन द्वैत पुनर्जागरण प्रक्रिया के साथ साथ चलता है। द्वैत क्या था? द्वैत बहुत बातों में था, लेकिन भाषा के स्तर पर द्वैत इस बात का था कि पद्य तो ब्रज भाषा में लिखा जाएगा और गद्य खड़ी बोली में, परिष्कृत नहीं, परिष्कृत खड़ी बोली तो आएगी द्विवेदी युग में, खड़ी बोली में लिखा जाएगा। ये हमने पिछली कक्षाओं में समझ लिया। आगे देखते हैं। भारतेंदु ने अपनी व्यवस्था कुछ इस प्रकार रखी थी। विचार आंदोलन, खड़ी बोली, गद्य, यह एक पक्ष था, जबकि दूसरे पक्ष में थे संस्कार, रचना, ब्रजभाषा, कविता। ठीक है, दो यही द्वैत है उनका, जो मैंने आपको सरल शब्दों में समझाया। एक सेकंड। भारतेंदु विचारों से जितने आधुनिक थे, भारतेंदु विचारों से जितने आधुनिक थे, संस्कारों से नहीं। और यह स्वाभाविक था। पहले विचार बदलते हैं, तब संस्कार उनका अनुसरण करते हैं। इस संदर्भ में उनके साहित्यिक व्यक्तित्व की यह व्यवस्था सजग हो या सहज बुद्धि से बहुत कुशल और उपयुक्त थी। संस्कारों और रचना की आधुनिकता का आरंभ छायावाद युग से देखा जा सकता है, जहाँ काव्य भाषा भी एक रूप होकर अधिक अर्थ सक्षम होती है, कविता और गद्य दोनों क्षेत्रों में। भारतेंदु युगीन लेखक संवेदनात्मक स्तर पर परस्पर बहुत निकट रहे हैं। एक कारण तो शायद यह था कि लेखकीय मंडल का यह जीवन, जो साहित्यिक पत्रिका से जुड़ा था, अपने नए नए उत्साह में समान आदर्शों से अभिप्रेरित था। फिर भारतेंदु का संरक्षण और आत्मीय भाव का मिला जुला रूप उन्हें सहज भाव से नेतृत्व के रूप में स्वीकार्य था। भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मिर्जापुर से, बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से, दामोदर सप्रे ये काशी के थे, काशीनाथ खत्री इलाहाबाद, राव कृष्णदेव शरण सिंह गोप काशी, लाला श्रीनिवास दास दिल्ली, मोहनलाल विष्णु पांड्या काशी, कार्तिक प्रसाद खत्री काशी, केशवराम भट्ट पटना, ठाकुर जगमोहन सिंह काशी, प्रताप नारायण मिश्र कानपुर, अंबिका दत्त व्यास काशी, राम कृष्ण वर्मा काशी, सुधाकर द्विवेदी काशी, गोस्वामी राधाचरण वृंदावन और लाल सीताराम इलाहाबाद, राधा कृष्णदास काशी। कुल मिला के आप देखेंगे तो ये हिंदी का पूरा भारतेंदु मंडल उत्तर प्रदेश में सिमट कर रह गया। एक वृंदावन काशी को, वृंदावन दिल्ली के दो लेखकों के अलावा सब हमारे उत्तर प्रदेश से हैं। ये लोग मंडल के केंद्र में थे, ये लेखक, और काशी एक प्रकार से उसका केंद्रीय स्थान था। अधिकतर लेखक काशी और आसपास के नगरों के थे, यद्यपि दिल्ली और वृंदावन जैसे तब के सुदूर स्थानों के लेखक भी उनसे वैसी ही घनिष्ठता से जुड़े थे। इन लेखकों का व्यक्तित्व, रचनात्मक उपलब्धि समान स्तर की नहीं है, पर एक वृत्त के रूप में उनका योगदान अपने में विशिष्ट है। देखिए, कई बार प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन भारतेंदु मंडल के लेखकों में सम्मिलित नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ये दो बद्री नारायण चौधरी, इनको तो आप जानते हैं, लेकिन ये अन्य लेखक भी हैं। आप नोट करना चाहें नोट कर लें, ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहें ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें। प्रश्न यहाँ से बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। जिन पत्रिका ने इन्हें जोड़ रखा था, उनमें से कुछ के नाम हैं कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये भारतेंदु की थी,
आनंद कादम्बिनी प्रेमघन की है, पूछी जाती रही है। ये सब परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, सदादर्श, सदादर्श ये भी पूछी हुई है ना, कम पूछी है बट पूछी हुई है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, पूरा ही अपने आप में विशिष्ट है। सदादर्श लाला श्रीनिवास दास, बिहार बंधु केशवराम भट्ट, भारतेंदु गोस्वामी राधाचरण। साहित्य और पत्रकारिता का यह विलक्षण समागम पुनर्जागरण युग की संश्लिष्ट चेतना के अनुरूप था। भारतेंदु युग के लेखकों ने सभी माध्यमों में लिखा, कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध और आलोचना। उपन्यास, निबंध, आलोचना और पुस्तक समीक्षा की तो शुरुआत ही इस काल में हुई। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु 1882, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र के ललित निबंध, भारतेंदु हरिश्चंद्र का लंबा आलोचनात्मक निबंध नाटक 1883 अपने अपने माध्यमों की पहली रचनाएं हैं। खड़ी बोली हिंदी का पुनरारंभ होने के कारण इस युग के लेखकों ने लोक साहित्य से भी काफी प्रेरणा ली। कजली, मुकली, चूरण के लटके, लावणी जैसे लोक प्रचलित माध्यमों को इन लेखकों ने शिष्ट साहित्य में संक्रमित किया। देखिए, चूरण के लटके अंधेर नगरी में मिल जाएंगे ना आपको। चूरण साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, व्यंग्य कितना गहरा किया है। ठीक है, लोग को इसलिए लगाए रखा क्योंकि लोग को जागृत करना था, तो उन्हीं की भाषा, उन्हीं की शैली सर्वाधिक उपयुक्त हो सकती थी। और भारतेंदु इस बात को समझते थे, इसीलिए उन्होंने लोक जो शैलियां हैं उनका प्रयोग किया। इस दृष्टि से इस युग को आधुनिक हिंदी का आदिकाल कहना एक विशेष सार्थकता रखता है। तो भारतेंदु युग को आधुनिक हिंदी का आदिकाल किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। इस रचना प्रक्रिया का यदि विश्लेषण किया जाए तो स्पष्ट होगा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की तरह आधुनिक काल का यह प्रथम चरण है, जहां लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, आधुनिक संदर्भ में पत्रकारिता और साहित्य के बीच संक्रमण अभी चल रहा है। एक और उपन्यास, ललित निबंध तथा पुस्तक समीक्षा जैसे नए माध्यम अंग्रेजी के प्रभाव से ग्रहण किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कजली, लावणी और मुकरी जैसे लोक माध्यमों का अकुंठ भाव से प्रयोग हो रहा है। अकुंठा, कोई कुंठा नहीं है, अकुंठ भाव से यानी प्रसन्न मुद्रा में प्रयोग हो रहा है। क्योंकि जैसे वर्तमान में देखते हैं ना कि अभी जो इंग्लिश में बुक लिख रहे हैं राइटर्स, ओ बहुत बड़े महंगी 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार की उनकी बुक्स हैं, और अंग्रेजी राइटर्स को बड़ा महत्व मिल रहा है। और हिंदी के राइटर्स बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन कुछ 2-4 बड़े नामों को छोड़ दें तो कोई उन्हें पूछ नहीं रहा भाषा के स्तर पर। ये सब, जबकि सामाजिक स्तर पर देखें तो हिंदी सर्वाधिक बोली जा रही है, लेकिन इन्होंने अकुंठ भाव से उसका प्रयोग किया। पहले देखते हैं लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना गया है। किसने माना है? शुक्ल ने माना है। और यह संयोग से कुछ अधिक है कि पश्चिम से लिए गए इस नए काव्य रूप की मुख्य समस्या रही है भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति के आक्रामक प्रभाव की। एक और पुनर्जागरण की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी ओर साथ ही साथ उस प्रक्रिया के परिणामों का परीक्षण भी चल रहा है। परीक्षा गुरु का स्वर सात्विक और वातावरण नैतिक रखने का पूरा प्रयास लेखक ने किया है। प्रत्येक अध्याय के आरंभ में संसार के प्रसिद्ध पुरुषों के आप्त वचन तथा उक्तियों को शीर्ष बंद के तौर पर रखा गया है। अंग्रेजी उपन्यास जब 17वीं शती में गति पकड़ता है तो कई बार नैतिकता विरोधी कहकर आलोचकों ने उस पर आक्रमण किया था। रिचर्डसन और फील्डिंग के लोकप्रिय उपन्यासों की निंदा करते हुए उस समय के कुछ परिपत्र भी प्रसारित हुए थे। इस सामाजिक प्रतिक्रिया को ध्यान में रखकर ही शायद परीक्षा गुरु का लेखक अतिरिक्त सतर्कता बरतता है और इस बात की चिंता करता है कि उसकी कथाकृति में शिथिल रूप से भी यथार्थवादी चित्रण न हो। परीक्षा गुरु इस व्यग्रता में लगभग उपदेशात्मक हो जाता है। उसको डर सता रहा है कि कोई ऐसी बात न लिख जाए कि लोग उसका विरोध करें। प्रारंभिक समय पहला उपन्यास और पहली कृति महान होती है। शुरुआत जब करी जाती है तो वो अपने आप में विशिष्ट स्थान रखती है, चाहे उसमें कितनी भी कमियां हो। उपदेशात्मक किसने कहा है इसको? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। उपन्यास के नए उभरते मध्य वर्ग की प्रौढ़ता की ओर अग्रसर युवाओं का चित्र। उपन्यास में क्या है? उपन्यास में नए उभरते मध्यम वर्ग के प्रौढ़ता की ओर अग्रसर युवकों का चित्रण है, जिनकी ओर से समाज को सबसे अधिक आशाएं हो सकती हैं।
केंद्रीय चरित्र लाला मदन मोहन है, जो रईस परिवार और संस्कारों के हैं। ये बार बार पूछा जाता है कि इसका मदन मोहन जो है किस उपन्यास का पात्र है। मैंने आपको कहा है कि बहुत सारी चीजें आपको इस पुस्तक से सीखने को मिलेंगी। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, शुक्ल में नहीं मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। क्योंकि देखिए, शुक्ल का तो उस समय निधन हो गया था। वो बहुत विस्तृत खोज करता है। इन्होंने, इन लोगों के पास जब लिखे गए तो बहुत सारा मैटर था, बहुत सारे शोध ग्रंथ थे। लेकिन शुक्ल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या आप उनकी सूची देखिए, हजारों पुस्तकों को पढ़ने के बाद वो इतिहासकार हैं। ये लोगों ने, इन लोगों ने तो बाद में, जैसे नगेंद्र की बुक का, तो ये सब संपादन करता है, मिल इधर उधर से सब सामग्री लेके उस पर अपना शोध कार्य किया और जो निष्कर्ष निकाले। लेकिन उन्होंने खोज की है ना। तो आदिकाल, रीतिकाल और भक्तिकाल, इसके अलावा आधुनिक काल में छायावाद तक। तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पुराने परीक्षा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जानकारी है, नए विद्यार्थी देखें, शुक्ल की पूरी बुक प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। लेकिन आप लोगों में धैर्य की इतनी कमी है कि एक दो वीडियो देखने के बाद आप पूरी बुक को नहीं पढ़ते हैं, और ये ही सबसे बड़ा कारण है आपकी असफलता का। शुक्ल आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे टीजीटी दो, चाहे पीजीटी दो, चाहे नेट दो, या किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर दो। अब साथ में पढ़ने से क्या होता है, जैसे आप हमारे साथ प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे, आपके पास बुक है, वो किसी कोने में पड़ी रहती है, कभी कोई पार्ट पढ़ लिया, कभी कोई पार्ट पढ़ लिया। आप ही के मैसेजेस का रिप्लाई दे रही हूँ मैं कि हम बुक नहीं पढ़ पाते। साथ में पढ़ने से जो हाईलाइट मैं करवा रही हूँ, आप उतना उतना भी कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर रहेगा। ठीक है, वीडियो आप देखते हैं, वीडियो के साथ आप सब लोग कहते हैं कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ये अगर कहना भूल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग लाइक ना करें, कमेंट ना करो। आपको कोई संशय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो आपके मन में किसी भी परीक्षा को लेकर, आप कमेंट करें। नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ये जो किताबें हैं थोड़ा सा उन लोगों तक पहुंच पाएँ जो खरीदने में समर्थ हैं। बहुत अच्छी बात है, जो खरीदने में समर्थ नहीं है उनको भी प्रमाणित पुस्तकें उपलब्ध हो पाएँ। ठीक है, मैं ये पुस्तक खरीद के उपलब्ध करवा रही हूँ। आप एक लाइक के माध्यम से इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने मित्रों में शेयर करें इसको। बार बार कहना पड़ता है ना, यूट्यूब मंच ही ऐसा है, क्योंकि नहीं कहते तो आप देखते हो किसी दिन 8 व्यू आ रहे हैं, 9 व्यू आ रहे हैं, 30 व्यू आ रहे हैं। हो सकता है भविष्य में अच्छे व्यूज़ भी आएँ, लेकिन इतने कम व्यूज़ पर भी मैं पूरे उत्साह के साथ आपको पुस्तक पढ़ाती हूँ, है ना। क्योंकि मैंने सोच लिया कि ये किताब मुझे आपको पढ़ानी है तो पढ़ानी है। ठीक है, इसके बीच में व्यूज़ नहीं आएंगे। हाँ, आपकी जो प्रतिक्रिया आती है, आपके जो कमेंट्स आते हैं, आपके जो लाइक्स आते हैं, उससे अच्छी वाली फीलिंग आती है। ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट लाइक से ही पैसा मिलेगा, नहीं, लेकिन फीलिंग बहुत अच्छी सी आती है, आगे पढ़ाने के लिए मोटिवेट होते हैं। और जब देखते हैं कि 2 या 3 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और वो भी शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि वाईटी स्टूडियो पे तो दिखता है कितना शेयर किया गया है, वीकली उसका रिजल्ट आता है, तो बड़ा बुरा लगता है कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो, जहाँ रहकर भी तैयारी कर रहे हो, आपके आसपास 100-150 लोग होंगे जो हिंदी से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो। ठीक है, देखिए, वो भी रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, किसी और चैनल से पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको इस चैनल से थोड़ा भी लगाव फील होता है, तो आप वीडियोज़ को लाइक करें और इसको शेयर करें। आगे आप लोगों की मर्जी, कह तो मैं डेली देती हूँ, जबकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन चैनल है, बनाया है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के नियमों का भी पालन करना पड़ता है। ठीक, इसके अलावा चैनल पे प्रैक्टिस सेट्स, पुराने पेपर, मतलब जो भी बुक आप लोगों ने कही है, उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानियाँ, सब कुछ, आप चाहे राजस्थान से तैयारी कर रहे हो या कहीं से, सब कुछ उपलब्ध है। कृपया करके चैनल से पढ़िए उनको। जो रईस परिवार और संस्कार, परीक्षा गुरु का केंद्रीय पात्र लाला मदन मोहन है, जो रईस परिवार और संस्कारों के हैं। उनकी मित्र मंडली उन्हें बातों में चिढ़ाकर नए फैशन की ओर ले जाना चाहती है। नए तरह के फर्नीचर, पहनावे और आभूषण पर उन्हें फिजूल खर्ची के लिए प्रेरित किया जाता है, यह बताकर कि शहर के अन्य रईस इन्हीं आधुनिक उपकरणों को खरीद रहे हैं। इस प्रतिद्वंदिता के भाव को उपजाकर नई सभ्यता की दौड़ आरंभ होती है। मदन मोहन की मित्र मंडली में केवल ब्रज किशोर ऐसा है जो उसका शुभ चिंतक है। दूसरा केंद्रीय पात्र कौन हो गया? ब्रज किशोर। और फैशन के इस नए प्रभाव में बह नहीं जाना चाहता। शेष सब चाटुकार और समय सेवी है। ब्रज किशोर अपनी पत्नी की सहायता से ही मदन मोहन विपत्तियों के ब्रज किशोर और उसकी और अपनी पत्नी यानी मदन मोहन की पत्नी की सहायता से ही
मदन मोहन विपत्तियों के उस गर्त से निकल पाता है जिसमें फैशन की अंधी दौड़ने से धकेल दिया था। पुराने रूपकों की व्याख्या के सादृश्य पर देखें तो यह विवेक और परंपरा का सहारा है जो विदेशी आक्रामक संस्कृति से रक्षा करता है। आधुनिक काल में उपन्यास के जन्म के आरंभ से ही हर देश में उसके दो विरोधी उपयोग चल रहे हैं। एक और नग्न यथार्थ का शिथिल और आकर्षक चित्रण है तो दूसरी ओर उसमें लिप्त न हो जाने के लिए पूरी तौर पर सावधान किया जा रहा है। एक पक्ष का उदाहरण किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास प्रस्तुत करते हैं तो दूसरे पक्ष की कथा कृतियां हैं परीक्षा गुरु और नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। उपन्यास के काव्य रूप में सामाजिक यथार्थ के अंकन का संतुलन आगे चलकर प्रेमचंद्र में बनता है जहां से उपन्यास का वास्तविक कला रूप आरंभ होता है। ये नूतन ब्रह्मचारी किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। तो फिर प्रश्न तैयार हो गए। श्रीनिवास दास ने भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा नाटक में भी कई रचनाएं लिखी पर उन्हें विशेष मान्यता प्राप्त नहीं हुई। संयोगिता स्वयंवर की तो कई जगह तीखी आलोचना हुई जहां से हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात होता है। सदादर्श नामक साहित्यिक पत्र इन्होंने कुछ समय तक चलाया जिसे बाद में कवि वचन सुधा के साथ मिला दिया गया। तो भारतेंदु मंडल के विषय में हमने जानकारी प्राप्त करी। आलोचना, व्यवहारिक आलोचना की शुरुआत कहाँ से हुई? संयोगिता स्वयंवर से। ठीक, तो आज हमने श्रीनिवास दास के बारे में जाना, परीक्षा गुरु के बारे में जाना। अब कोई भी प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। तीन चीजें याद रखिए। पहली बात, श्रीनिवास दास के उपन्यास को मौलिक और पहला उपन्यास रामचंद्र शुक्ल ने माना है। व्यवहारिक जो आलोचना है उसकी शुरुआत, इनकी जो आलोचना है संयोगिता स्वयंवर वहां से हुई है। तीसरी इनकी एक पत्रिका है सदादर्श। तीन आपको श्रीनिवास दास के बारे में याद रखनी है। लेकिन भारतेंदु ने नाटक नाम से पहली आलोचना लिखी है, यह भी ध्यान रखिएगा। मिलूंगी कल आपसे भारतेंदु मंडल के अन्य लेखकों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।